बात करते हैं हम सीजीएल 2025 के बारे में, और ये आपकी टोटल शिफ्ट रहेगी 21वीं। ठीक है, 48 में से 21वीं, 48 में से 21वां शिफ्ट रहेगा। इसमें हम 25 क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। ठीक है, कंबाइंड अगर आपने जैसे 18 सितंबर की बात कर रहे हैं तो 18 की तीनों की तीन शिफ्ट देखनी है तो एक चैनल है राजवीर सिंह ऑफिशियल, उसको सब्सक्राइब कर लेना। आप कहीं पे वीडियोस में टैग्ड मिल जाएगा, यहीं पे चैनल में टैग्ड भी मिल सकता है आपको, या वैसे भी सर्च करोगे राजवीर सिंह ऑफिशियल तो आप आसानी से ढूंढ पाओगे, कोई भी समस्या नहीं आएगी। आप पिछला जो है एमटीएस भी देख सकते हो, आप जो है सीएचएसएल भी देख सकते हो, एसएससी सीजीएल 2024 का भी देख सकते हो, कंबाइंड इसी तरीके से। ठीक है, ओके। चलो बात करते हैं 18 सितंबर की थर्ड शिफ्ट के बारे में। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। ये है एक पर्सन है, सॉरी, a person who acts as go between और intermediary between two parties। जो दो पार्टीज का जो डिस्प्यूट होता है ना, उसको एक तरीके से सेटल करता है आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर कौन होता है? आर्बिट्रेटर का मतलब होता है पंच, जो क्या करता है, जो फैसला सुनाता है। ठीक है, जो क्या करता है, फैसला सुनाता है। एमिस्ट्री, सर इसको आंसर दे दे, वेट कर सकते हो आप। एमिस्ट्री, एमिस्ट्री का मतलब आपको क्या देखने को मिलता है? दूत। ठीक है, दूत। मीडिएटर, मध्यस्थ, मध्यस्थ जो ये भी एक तरीके से फैसला ही करवाता है। इंटर इंटर इंटरलोक्यूटर, इंटरलोक्यूटर जब भी आपको लोक्यू लिखा मिलेगा वो आपका लैंग्वेज से रिलेटेड एक तरीके से हो जाता है। ये होता है बातचीत करने वाला, बातचीत करने वाला। ठीक है, बातचीत करने वाला। ओके, ठीक है। आंसर या तो आर्बिट्रेटर है या मीडिएटर है, दोनों में से एक है। फंस गए इसमें हम लोग। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, क्या है? ए पर्सन हु एक्ट्स एज गो बिटवीन एंड इंटरमीडिएटरी, इंटरमीडिएटरी है दोनों का, फैसला नहीं कर रहा वो, इसलिए आर्बिट्रेटर नहीं होगा, वो मीडिएटर होगा। इसमें ये नहीं लिखा कि दोनों का फैसला करता है, इसमें ये लिखा हुआ है कि दोनों पार्टीज के बीच का इंटरमीडिएटरी है। ठीक है, तो इसलिए मीडिएटर आंसर होगा। ठीक, ओके। अगला क्वेश्चन है फिलअप का। फिलअप हमने फिल करना है क्वेश्चन नंबर 2 में। द आर्टिस्ट डैश ब्रश स्ट्रोक्स कैप्चर्ड द एसेंस ऑफ द लैंडस्केप। अब देखो एक चीज देखने को मिल रही है, मास्टरफुल, मास्टर, मास्टरफुल्ली, मास्टरी। अब यहाँ पे देखो आर्टिस्ट डैश, आर्टिस्ट डैश, ये पूरा कंप्लीट नहीं हो रहा है, इसको चाहिए एडजेक्टिव। ठीक है ना, इसको क्या चाहिए? या तो नाउन चाहिए या इसको क्या चाहिए? एडजेक्टिव एक तरीके से चाहिए। ठीक है, अब नाउन यहाँ पे मास्टर है, आर्टिस्ट मास्टर, ब्रूस स्ट्रोक्स नहीं, बिल्कुल भी नहीं जा रहा, तो एडवर्ब की यहाँ पे कोई जरूरत है ही नहीं, मास्टरी की भी यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, तो मास्टरफुल आ जाएगा। आर्टिस्ट्स मास्टरफुल ब्रूस स्ट्रोक्स कैप्चर्ड द एसेंस ऑफ द लैंडस्केप्स। नेक्स्ट, अखिल्स हील, ये आपका ईडियम है। इस ईडियम का मतलब बताना है। सबसे पहले हिंदी में इसका मतलब आप जो है देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मतलब क्या होता है कि कई बार अखिल्स हील का मतलब क्या है कि कमजोरी, कमजोरी किसी की जो क्या है, छिपी हुई कमजोरी है। ठीक है, जिसको हम छिपा के रख रहे हैं, कमजोरी को हम क्या करते हैं, हमेशा छिपा के रखने की कोशिश एक तरीके से करते हैं। तो अ स्ट्रॉन्ग पॉइंट बिल्कुल भी नहीं। हिडन वीकनेस और वल्नरेबिलिटी भाई जुकाम हो जाएगा। अ हिडन वीकनेस और वल्नरेबिलिटी बिल्कुल आपको सही आंसर देखने को मिल जाएगा। माइनर इंजरी की बात नहीं हो रही, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न नहीं हो रहा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, करेक्ट जो है स्पेलिंग बताना होगा इसके लिए। एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड शेयर द फीलिंग ऑफ अनदर, उसको हम बोलते हैं एम्पैथी। ये कमेंट बॉक्स में आप लिख के बताओगे, जिसका हिंदी मतलब होता है सहानुभूति, सहानुभूति। ठीक है, जिसमें दया भावना होती है, दया भावना। ठीक है, ओके सर। पांचवा क्वेश्चन है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ए पर्सन हु बिलीव्स दैट ऑल पीपल आर मोटिवेटेड बाय सेल्फ इंटरेस्टेड, मतलब एक ऐसा विश्वास, सॉरी, एक ऐसा व्यक्ति जो क्या सोचता है, जो ये समझता है कि जो भी व्यक्ति काम करता है ना वो सेल्फ मोटिवेटेड होता है, उसका सेल्फ इंटरेस्ट यानी कि कुछ स्वार्थ उसका होता ही होता है। ठीक है, फिलेंथ्रोपिस्ट होता है परोपकारी, परोपकारी। स्टोइक होता है आपका जो क्या हो जाता है, एक तरीके से वो भावहीन व्यक्ति हो जाता है, एक तरीके से इसको उदासीन लिख सकते हो आप, उदासीन।
उदासीन, भाई क्यों नहीं लिख रहा, उदासीन, ठीक है। अल्ट्रिस्ट होता है परोपकारी, मतलब ये भी थोड़ा सा भलाई में एक तरीके से विश्वास रखता है, ठीक है। स्टोइक, सैनिक, सैनिक होता है निंदक, ठीक है, निंदक जो थोड़ा बहुत किसी की बुराई करने में विश्वास रखता है या फिर खुद के हिसाब से जो है चीज़ें चलाता है, तो यही आ जाएगा आंसर आपका। उदासीन तो होता नहीं है वो, परोपकारी बिल्कुल भी नहीं होगा, तो सैनिक आपका वो बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कॉमन एरर का, तो इसको हम हटा देते हैं, क्वेश्चन को यहाँ पे ले आते हैं और फिर हम क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलो देखो क्या है, ही सेल्डम इफ नेवर विजिट्स हिज फैमिली इवन दो दे लिव इन द सेम टाउन। यहाँ पे आपका ही सेल्डम, सेल्डम आप रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इफ नेवर नहीं होता, इफ एवर होता है। ही सेल्डम इफ एवर, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 में गलती है, 1 पॉइंट में गलती है। मतलब क्या है कि इफ सेल्डम एवर जब आप लिखते हो, इसका मतलब होता है जो घटना या क्रम, जो घटना या क्रम या चीज, जो इवेंट्स, जो बात बहुत कम होती है, बहुत कम होने वाली घटना, होने वाली घटना, ठीक है। ओके, ऑप्शन नंबर 1 में गलती है। अगला क्वेश्चन 7वां है, ये फिलअप है। द प्रोफेसर डैश रेपुटेशन हिज रिग्रेस रिसर्च वॉज वाइडली नोन रिटायर्ड लास्ट ईयर। अच्छा, वो लास्ट ईयर रिटायर्ड हो गया। यहाँ पे आपने देखा होगा कोमा है, तो ये प्रोफेसर के बारे में है और ये आप वॉज लगा सकते हो, इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी है। तो यहाँ पे आपका क्या आना चाहिए, या तो हु आना चाहिए या हुज आना चाहिए, ये दो तो मैं वैसे ही काट देता हूँ। हु रेपुटेशन नहीं कह सकते आप, यहाँ पे आपका पॉजेसिव जो है आपको चाहिए है हुज। द प्रोफेसर हुज रेपुटेशन, जिसकी रेपुटेशन थी रिगरस रिसर्च, वो जो है वाइडली नोन, उनको जाना जाता था, वो रिटायर, सॉरी यहाँ पे कोमा नहीं है, यहाँ पे कोमा है, ये वॉज जो है इसके लिए आया, हुज रेपुटेशन वॉज, रेपुटेशन के लिए बोल सकते हो आपका ये वॉज यहाँ पे आया हुआ होगा, ठीक है। होगा नहीं है, तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे, हुज, हुम नहीं हुज, ठीक है। गलत लगा दिया क्या निशान। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 8। ये क्या कहता है, ये कहता है कि पैराजम्बल जो है फॉर्म में आपको लगाना होगा मुझे, चलो कोई नहीं लगा सकते हैं। पहले चारों सेंटेंसेस पढ़ो। रेगुलर रिफ्लेक्शन है ना, हाँ। ऑन वंस एक्सपीरियंसेस हेल्प सॉलिडिफाई दीज लेसन्स। रेगुलर रिफ्लेक्शंस लिख रखे हैं, हो सकता है पहले नंबर पे, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ ही नहीं है, तो ये पहले नंबर पे नहीं है। पर्सनल ग्रोथ, हाँ ये हो सकता है पहले नंबर पे, 2 पॉइंट्स में दे रखा है, पहले वाले में और तीसरे वाले में। पर्सनल ग्रोथ इज एन ongoing journey that often stems to embracing new challenges, ये पहले नंबर पे ही रखो, ये पहले नंबर पे ही रखा हमने, ठीक है। एवरी सेटबैक लिखा है तो दूसरे के बाद तीसरा नहीं आ सकता, तो पहला आपका जो है आंसर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। चलो अभी है ना, अभी इसको काटो मत, अभी काटो मत, ठीक है, अभी रखो पहला और तीसरे आंसर पे चलते हैं। एवरी सेटबैक, देखो इसने कहा कि पर्सनल जो ग्रोथ है ना वो ऑनगोइंग जर्नी है एक तरीके से, जो हमेशा स्टेम करती है एम्ब्रेसिंग नए चैलेंजेस को। एवरी सेटबैक, जो भी सेटबैक हमें लगता है रेदर देन बीइंग फेलियर, जिससे हम फेल होते हैं, या एवरी सेटबैक जिसको और ज़्यादा डिफाइन करा है सेटबैक को, कैन बी व्यूड एज एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न, उसको है ना देखा जाना चाहिए, नॉट ओनली जस्ट अ सेटबैक, उसको एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी के रूप में भी देखा जाना चाहिए। उस हिसाब से बात करोगे तो आपका तीसरा दूसरे के बाद बनता है, दूसरे के बाद पहला बनता है क्या, यहाँ पे पहला लिख रखा है, यहाँ पे रेगुलर रिफ्लेक्शन की बात कर रखी है, नहीं मैं इसको काट देता हूँ, ए ऑप्शन ही मेरा सही आंसर है। देखो पहले पर्सनल ग्रोथ के बारे में बताया, फिर सेटबैक को अपॉर्चुनिटी बताया, फिर इट इज थ्रू दीज एक्सपीरियंस, ये इन एक्सपीरियंसेस के थ्रू इंडिविजुअल जो है गेन कर सकता है रेजिलियंस और डीपर अंडरस्टैंडिंग कर सकता है, और फिर रेगुलर रिफ्लेक्शन जब करेगा व्यक्ति तो अपने एक्सपीरियंसेस उसको हेल्प करेंगे और सॉलिडिफाई करेंगे जो भी वो लेसन्स उसने सीखे हैं या जो भी उसके सामने प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो जो करेक्ट आंसर है ना अपना, वो करेक्ट आंसर ए ही है, जिसको हम काटने की कोशिश कर रहे थे, जो कि गलत कोशिश थी। क्वेश्चन नंबर 9 कॉमन एरर का है। द कमेटी की स्पेलिंग पे बहुत बातें हो चुकी हैं, रिकमेंडेड की स्पेलिंग पे बहुत बातें हो चुकी है, रिकमेंड या रिकमेंडेड ध्यान रखना है। ओके,
द कमेटी रिकमेंडेड दैट द प्रपोजल इज रिव्यूड बाय एन इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट टू एंश्योर इम्पार्शियलिटी बिफोर फाइनल अप्रूवल। मुझे तो कोई गलती नहीं लग रही, लेकिन नो एरर का पार्ट नहीं है भाई। द कमेटी रिकमेंडेड दैट द प्रपोजल, कमेटी ने रिकमेंड किया प्रपोजल, हिंदी करने जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी भाई। यहाँ पे पास्ट में जा रही है बात, यहाँ पे इज रिव्यूड है, इज रिव्यूड है, नहीं 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 नहीं, एक बात है, यहाँ पे जो रिकमेंडेड है मुझे वो ये कह रहा है कि मैं पैसिव वॉइस में जा सकता हूँ, तो टू बी रिव्यूड आप यहाँ पे बोल सकते हो, बी रिव्यूड, बी रिव्यूड, इज रिव्यूड नहीं, बी रिव्यूड होगा, बी रिव्यूड बाय एन इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट। पॉइंट नंबर जो है आपका 2, ये जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाता है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 2 बी में दे रखा है, ये तो अब तो ध्यान में रहने लग गया है क्योंकि हम 21वां शिफ्ट कर रहे हैं, तो इसी तरीके से लिखते आ रहे हैं हम। अगला क्वेश्चन है वॉइस का 10वां क्वेश्चन है, द गार्डनर वाटर्स द प्लांट्स एवरी मॉर्निंग। ये आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बता रहे हो, आंसर बिल्कुल आसान है, ये स्क्रॉल कर देता हूँ आपके सामने। वैसे भी आपके टेलीग्राम चैनल्स पे पीडीएफ पड़ी है, स्किल IQ एजुकेशन और 3D लर्निंग एकेडमी, दोनों को ज्वाइन कर लो और वहां से पीडीएफ जल्दी से उठा लो। ओके है, ठीक है सर। अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 है, सेलेक्ट करो करेक्ट, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट। नरेशन का क्वेश्चन है, ही सैड, ये आपका इनडायरेक्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन दे रखा है, इनडायरेक्ट बनाना होगा हमें इसका। वेयर विल दे होल्ड द एनुअल कॉन्फ्रेंस, अब यहाँ पे ही आस्क्ड है, ले सकते हैं आस्क्ड, वेयर के साथ हम जोड़ देते हैं, सब में वेयर दे रखा है, जिसमें वेयर नहीं दिया उसको आप छोड़ सकते हो, छोड़ सकते हो, छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब 3 पॉइंट्स हमारे पास बच गए। फिर उसके बाद दे है, दे को हम किसके हिसाब से लेके जाएंगे, दे को हम दे के हिसाब से ही रख लेते हैं, ठीक है, दे को हम किसके हिसाब से रख लेते हैं, दे के हिसाब से ही रख लेते हैं, क्यों दिक्कत ली, ठीक है। ही आस्क्ड वेयर दे, उसके बाद जो है आपका क्या दिया गया है, विल है, विल का वुड बना दो, दे, ये वुड पहले लिख दिया, ये गलत कर दो, दे विल दिया है, ये गलत कर दो, ऑप्शन नंबर 3 ही बच गया, दे वुड होल्ड द एनुअल कॉन्फ्रेंस, ये आपका सही आंसर हो गया। एक एक स्टेप के हिसाब से चलोगे ना तो बिल्कुल मतलब इतनी ज्यादा दिक्कत आनी नहीं चाहिए, फिर भी अगर दिक्कत आती है तो भाई हम उसके बारे में सोच सकते हैं, थोड़ा सा गहन अध्ययन कर सकते हैं, विचार कर सकते हैं, उसके बाद बात का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 होमोनम का है, देखते हैं। द एक्सप्लोरर वॉज स्ट्रक बाय एन इरी, इरी बहुत ही अच्छा वर्ड है, ब्यूटी ऑफ द मूनलिथ मोराइन, मोराइन अलोंग द ग्लेशियर्स एज। अब देखो पूरे ही हिंदी देख लो एक बार, तो जो भी हमारे एक्सप्लोरर हैं, अन्वेषक हैं, जो खोजबीन करते हैं, जो भी आपका जो किसकी बात चल रही है, ग्लेशियर के एज की बात चल रही है, जो भी ग्लेशियर का एज है, हिमनद का जो किनारा है, वो चांदनी में चमकते हुए, चांदनी में चमकते हुए, मूनलाइट में चमकते हुए, मोराइन का मतलब यहाँ पे इसने क्या निकाल दिया, आप इसका मतलब यहाँ पे सुंदरता से रिलेट कर सकते हो, मिट्टी के ढेर से रिलेट कर सकते हो, इस तरीके से कुछ इसकी यहाँ पे जो है हम बात बोल सकते हैं, इसने बताया है इस तरीके का कुछ, ठीक है। ओके, ये जो है हम चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं इसका, ठीक है। ओके, उसके बाद जो अपना हिंदी तो पूरी हमने इसकी की नहीं, उसमें ही बिछड़ गए हम लोग। तो जो अन्वेषक है ना, हिमनदी जो है, हिमनदी या ग्लेशियर जो है, उसका जो किनारा है, उसका जो एज है, उसमें जो चांदनी में जो चमकता हुआ, जो मोरेन ही बोल देते हैं इसको हम यहाँ पे, मोरेन जो है उसकी जो है रहस्यमयी जो चीज़ है ना, उससे वो क्या हुआ, एक तरीके से प्रभावित हुआ है, एक तरीके से वो क्या हुआ है, प्रभावित हुआ है। वो जो ब्यूटी है ना उसकी, द एरी ब्यूटी, बहुत ही ज़्यादा मतलब एरी बोल सकते हो आप लोग, रहस्यमयी, रहस्यमयी, ठीक है, एडजेक्टिव के रूप में आप इसको रख सकते हो। अच्छा, अब ऑप्शंस को देखते हैं हम, क्या कहते हैं हमारे ऑप्शंस। द हाइकर्स रेस्टेड ऑन द मोराइन बिफोर कंटिन्यूइंग क्लाइंब अप द आईसी स्लोप। देखो आईसी स्लोप की बात करी है, तो यहाँ पे मोराइन का मतलब आपको देखने को मिलेगा क्या, यहाँ पे आपको मोराइन का मतलब देखने को मिल जाएगा कि एक बर्फ का कोई टुकड़ा है या ढेर है कोई मिट्टी का, इस तरीके से आप इसको देख सकते हो, ठीक है। ओके, इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं, ठीक है। द ओल्ड पेंटर डिस्क्राइब्ड हिज
क्लचर्ड स्टूडियो एज ए मोराइन ऑफ फॉरगॉटन ड्रीम्स। यहाँ पे हमें बात करी है, एक पेंटर है वो डिस्क्राइब कर रहा है क्लचर्ड अपने जो स्टूडियो है उसका, उसको एक मोराइन के रूप में डिफाइन कर रहा है, और जो कि फॉरगॉटन ड्रीम्स में है उसके। इसको मैं आंसर मान के चल सकता हूँ, बट आगे भी चलता हूँ। साइंटिस्ट कलेक्टेड रॉक की बात आ गई, यहाँ पे भी मोराइन एक डेर होगा ना जुकाम होएगा उससे पहले मैं वीडियो कंप्लीट कर देता हूँ। द गाइड पॉइंटेड टू द मोराइन दैट मार्क्ड ग्लेशियर्स आ गया, इसमें भी यही मतलब होगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऐसे भी हम आइडिया लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी चढ़ने उतरने की बात हो रही है, कुछ यहाँ पे भी रॉक की बात हो रही है, यहाँ पे भी ग्लेशियर की बात हो रही है, इसमें भी ग्लेशियर की बात हो रही है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी है मेरा, जो कि किस चीज़ के बारे में बात करता है, कुछ ऐसे सपनों के बारे में बात करता है जो भूली बिसरी यादों से रिलेटेड आपका है। ओके, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि मेरा सिनोनियम बताना होगा आपको ट्रैक्टेबल का। ट्रैक्टेबल आपका एक एडजेक्टिव वर्ड है, इसका मतलब आपको क्या देखने को मिल जाता है ट्रैक्टेबल का? विनयशील। ठीक है, विनयशील जो काफ़ी अच्छा जो है मतलब इसका है। अनरूली का मतलब आपको देखने को मिल जाएगा जिसके ऊपर रूल नहीं किया जा सकता, बेलगाम। ठीक है। ऑब्स्टिनेट बहुत अच्छा वर्ड है, ऑब्स्टिनेट। हठी बोल सकते हो, जिद्दी बोल सकते हो, स्टबर्न बोल सकते हो। अब इसके सिनोनिम सेंटोनिम्स में जाओगे तो ज़्यादा हो जाएगा। एमिनेबल होता है मिलनसार। ठीक है। अच्छा, इंट्रांसिजेंट बहुत अच्छा वर्ड है, स्पेलिंग के हिसाब से भी ध्यान रखना। इंट्रांसिजेंट इसका मतलब हो जाएगा सैद्धांतिक। ठीक है, जो सिद्धांतों में विश्वास रखता है। इसको आप कट्टर भी बोल सकते हो। ठीक है। बिगट एग्जैक्ट कट्टर होता है, लेकिन ये सिद्धांतों के हिसाब से कट्टर होता है। अच्छा, अब हमारा क्या है? ये तो विनयशील है। ढूंढना इसका क्या है? सिनोनियम ढूंढना है हम लोगों को, तो एमिनेबल बोल दो ना, एमिनेबल बोल दो। जो मतलब क्या बोलते हैं उसको, जो विनयशील होगा उसके अंदर मिलनसार जो है वो बिल्कुल है। जो व्यक्ति विनम्र है ना, वो तो मिलनशील तो है ही व्यक्ति, विनम्र। ये अब आया मेरे को वर्ड याद, विनयशील का विनम्र। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन है आपका वॉइस का, 14th क्वेश्चन। ये क्या कहता है, इसको भी देख लेते हैं। इट इज एक्सपेक्टेड बाय द मेजरमेंट दैट ऑपरेशंस विल बी स्ट्रीमलाइंड बाय द न्यू सॉफ्टवेयर। विल बी स्ट्रीमलाइंड से पकड़ लो, दैट द न्यू सॉफ्टवेयर विल स्ट्रीमलाइन। कैसे मतलब मैं इसका जो क्या बोलते हैं उसको, इसका जो सब्जेक्ट है ना, वो मैं क्या क्या लेके आऊँ? बस मुझे ये चकना है, मुझे ये उठाना है। ठीक है, मैं सब्जेक्ट लेके आता हूँ द मैनेजमेंट। मैंने न्यू सॉफ्टवेयर हटा दिया, मैनेजमेंट के पहले दानी लगा रखा है, ये भी हटा दिया, और ये मैनेजमेंट आ गया, ये दैट छोड़ दिया। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा ठीक है आंसर। ज़्यादा मुझे मत्था मारना नहीं है इसके साथ। अच्छा, फिर विल बी स्ट्रीमलाइंड लिख रखा है, इसमें ही चेक कर लो जो आंसर है अपना। विल स्ट्रीमलाइन हो जाएगा, बस विल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बस टेंशन नहीं लेने का। द मैनेजमेंट एक्सपेक्ट्स दैट द न्यू सॉफ्टवेयर विल स्ट्रीमलाइन ऑपरेशंस। ठीक, ओके, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन 15th क्वेश्चन है। ये कहता है कि सुटेबल और बोल्ड जो सेगमेंट है ना उसको ठीक करो। चलो करते हैं। द गवर्नमेंट सस्पेक्टेड that the scientist had been knowing the solution। had been knowing the solution, गलती तो है ही। to the complex problem for months। इसमें सोचने की बात है। बिल्कुल सोचने की बात है। देखो, मिल गया सॉल्यूशन मिल गया। देखो क्या बात है, had been knowing बना दिया इसने। the government suspected, गवर्नमेंट ने सस्पेक्ट किया, द साइंटिस्ट हैड बीन नोइंग द सॉल्यूशन। नहीं, टू द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम फॉर मंथ्स। हैड बीन नोन तो होता ही नहीं है, नोइंगली होगा नहीं, हैड बीन नोइंगली नहीं होगा, क्योंकि हैड बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म बना के नोइंगली एडवर्ब बना रहा है, नहीं होगा। नोइंग द सॉल्यूशन नहीं है जरूरत, नोन द सॉल्यूशन होगा, नोन द सॉल्यूशन। ठीक है,
नॉन द सॉल्यूशन। इसका एक और रीजन है यहाँ पे, एक तो ऑप्शंस को एलिमिनेट करके हम लोगों ने कर लिया। दूसरा इसका रीजन क्या है, नो जो है ना एक स्टेटिव वर्ब है, ठीक है, इसको कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में यूज नहीं करेंगे हम लोग। ये एक मतलब सीधा सरल जो है इसके लिए मैं रीजन यहाँ पे दे सकता हूँ। अगला एक और इडियम दिया है हमें यहाँ पे, ईट हम्बल पाई, बड़ा आसान है, ब्लैक बुक का तो वन ऑफ द फेवरेट्स में से एक है। ब्लैक बुक का क्या है मतलब, एसएससी के तो एग्जाम्स में वन ऑफ द फेवरेट्स है। आप ब्लैक बुक की सीरीज, आपका दूसरा चैनल है 3D लर्निंग एकेडमी, वहाँ पे जाके देख सकते हो। एडिशन 2026 का स्टार्ट कर दिया गया है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के 4-5 पार्ट भी अपलोड हो चुके हैं। बेस्ट 200 ये सब जो है देख सकते हो आप वहाँ पे जाके। ओके ठीक है, अब क्वेश्चन पे आ जाओ। ईट हम्बल पाई, हम्बल पाई का मतलब क्या होता है, मैंने कोई गलती कर ली और वो गलती करके मैंने स्वीकार कर लिया। गलती को स्वीकार करना, ऐसे लिख लो, गलती को स्वीकार करना। आगे, टू रिफ्यूज एडमिट अ मिस्टेक, गलत बात। टू बी फोर्स्ड टू एडमिट वंस एरर और अपोलोजाइज हम्बली, बिल्कुल ठीक है। आगे चलो, इग्नोमनी क्या है, इसका एंटोनियम हम लोगों ने बताना है। इग्नोमनी, इग्नोमनी का मतलब आपको देखने को मिलता है अपमान, तिरस्कार, तिरस्कार, ठीक है, और भी लिखना है कुछ नहीं। शेम, शेम होती है शर्म। डिसरिप्यूट, डिसरिप्यूट, रिप्यूट क्या होता है, किसी को हम जानते हैं उसका मतलब नाम है, अच्छा डिसरिप्यूट हो गया उसकी बुराई करते हैं हम लोग, बुराई। एक और लिख सकते हो बदनामी, बदनामी, ठीक है। रीनोन, जिसको अच्छे तरीके से जाना जाता है, जो प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध, ठीक है। ऑब्सक्योरिटी, बड़ा अच्छा वर्ड है, स्पेलिंग के हिसाब से भी पूछा जाता है। अस्पष्टता, अस्पष्टता, अनक्लियर, अनक्लियर इसका मतलब बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अच्छा, अपमान होता है, इसका एंटोनियम बताना है सम्मान, रिनोन बोल दो ना, इसका सम्मान हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन का क्वेश्चन, नरेशन का क्वेश्चन है ना, हाँ। देखो क्या है, द डिजाइनर एडमिटेड दैट, ये आपका इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, इससे हमने डायरेक्ट लेके आना है। हैड ओवरलुक्ड दिया हुआ है, एंड दैट द ओवरसाइट हैड सिग्निफिकेंटली इम्पैक्टेड, हैड सिग्निफिकेंटली इम्पैक्टेड द फाइनल आउटकम। देखो, द डिजाइनर सैड, ये तो सब में ही आना है, पहले से ही ले लेते हैं, पहले से ही बना लेते हैं, ठीक है, ओके। ही जाएगा किसके पास, डिजाइनर के पास, तो डिजाइनर बात करेगा खुद से रिलेटेड, तो आई, आई दे दिया। फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा, हैड ओवरलुक्ड दे रखा है, तो मैं क्या लेके आऊंगा, हैड ओवरलुक्ड को वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज करूंगा, है ना, करूंगा ना सेकंड फॉर्म में चेंज, है ना, ना सेकंड फॉर्म में चेंज नहीं करता मैं सेकंड फॉर्म में क्यों चेंज करूंगा, हैज हैव को हैड जो है उसमें चेंज करते हैं ना, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, मैं इसमें नहीं चेंज करता, मैं इसमें चेंज कर देता हूँ, हैव ओवरलुक्ड में, ठीक है। द डिजाइनर हैड, सॉरी सैड, आई हैव ओवरलुक्ड अ क्रूशियल डिटेल दैट ओवरसाइट, इसको हैड को मैं हैज में चेंज कर देता हूँ। सिग्निफिकेंटली इम्पैक्टेड, क्योंकि हैज के बाद मुझे वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, सिग्निफिकेंटली एडवर्ब है, उसके बाद द फाइनल आउटकम। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, ओके। मुझे डाउट भी लग गया था एक बार इसका, ओवरलुक्ड मैं सेकंड फॉर्म के रूप में दे रहा हूँ ना, ओवरलुक्ड मैं सेकंड फॉर्म के रूप में दे रहा हूँ, फिर मैं क्या करना हूँ, अ क्रूशियल डिटेल दैट ओवरसाइट इम्पैक्टेड, यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म, नहीं नहीं ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होएगा। अगला क्वेश्चन 19th है। ये क्या कहता है, ये कहता है कि आपने वही बोल्ड स्टेटमेंट बोल्ड कर रखा है हमने कुछ पार्ट को सेंटेंस के, उसको है ना ऑप्शंस के माध्यम से जाके चेकआउट करके और फिर उसको बना के दिखाओ आप मुझे, ठीक है, चलो बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। द स्टूडेंट स्टडीड diligently so that he could pass the difficult examination, स्टडीड है ना, पास, स्टडीड है तो कुड आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। स्टडीड ही, सो ही पासिस गलत हो जाएगा ना, विल भी नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे आपका स्टडीड है, सेकंड है, ठीक है, या तो ये हो सकता आंसर या ये हो सकता है। तो सो दैट, सो दैट के बाद हम ताकि बताते हैं, सो तो अकेला इसमें दे ही नहीं रखा है, कुड की जगह माइट लिखने की जरूरत नहीं, तो आप सो दैट ही माइट पास ये लिखो, ऑप्शन नंबर 2 लिखो, ठीक है, ओके।
कई बार आपको ज्यादा रूल्स में घुसने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है ना, ओके, रूल्स में घुसने की भी जरूरत नहीं है, बट वो तो चलो कोई नहीं, घुसने का भी जरूरत है और नहीं भी जरूरत है, दोनों ही बातें हैं यहाँ पे तो, है ना। अच्छा, यहाँ पे हमें क्या करना है, पैराजम्बल दे रखा है, कोरेंट पैराग्राफ में लगाना है, चलो लगाओ। दिस लेड टू ए सिग्निफिकेंट इंक्रीज, दिस लेड लिख रखा है तो मेरा पहला पहले पे नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर डी मेरा आंसर बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी मेरा आंसर बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। इंक्रीज इन डिमांड फॉर स्किल्ड वर्कर्स इन कंप्यूटिंग फील्ड्स, कहने का मतलब क्या है, कंप्यूटिंग फील्ड्स में, कंप्यूटर के क्षेत्रों में जो आपके स्किल्ड वर्कर्स हैं, कुशल जो कर्मचारी हैं, उनकी मांग में बहुत ज्यादा वृद्धि हुई है। द एडवेंट ऑफ द इंटरनेट फंडामेंटली ट्रांसफॉर्म्ड ग्लोबल कम्युनिकेशन एंड कॉमर्स, ये लाइन मैं पहले नंबर पे लेके चलता हूँ, ये भी मेरा आंसर हो सकता है, ये भी मेरा आंसर हो सकता है, इसको भी मैं काट देता हूं क्योंकि द एडवेंट ऑफ इंटरनेट फंडामेंटली ट्रांसफॉर्म्ड, ठीक है, मतलब जो इंटरनेट का आना है ना, इंटरनेट का आगमन, उसने है ना संसार भर में क्या कर दिया है, जो भी हमारा जो कम्युनिकेशन और कॉमर्स है, संचार जो है हमारा और व्यापार जो है हमारा, उसका जो है स्वरूप ही चेंज कर दिया है, ठीक है। पहले नंबर पे मैं इसको ले लेता हूँ, फिर मैं आंसर्स के हिसाब से चला जाता हूँ ना। यहाँ पे दूसरे के साथ पहला मैं जोड़ सकता हूँ क्या, नहीं जोड़ सकता, एक बार तो मैं चेकआउट कर लेता हूँ, इसको पढ़ के चेकआउट कर लेते हैं। दूसरे के बाद पहला जोड़ सकता हूँ, इंटरनेट की बात करी है, दिस लेड टू सिग्निफिकेंट नहीं जुड़ रहा भाई, मैं इसको काट देता हूँ और पहले को आंसर ले लेता हूँ और फिर मिला देता हूँ। देखो हमने क्या कर दिया, एडवेंट कर दिया इंटरनेट का, फंडामेंटली ट्रांसफॉर्म कर दिया उसने ग्लोबल कम्युनिकेशन और कॉमर्स को, न्यू इंडस्ट्रीज एमर्ज हुई, सेंटर्ड हुए हम ई कॉमर्स के, सॉफ्टवेयर डेवलप करे और डिजिटल सर्विसेज आई, ये दूसरे नंबर पे आ गया। फिर मेरा पहले नंबर पे दिस लेड, इस चीज ने, ये हमारी चीजें हुई, इन चीजों में हमने बढ़ोतरी जो है हासिल एक तरीके से करी, तो फिर क्या हुआ हमारा, फिर हमारा हो गया भाई दिस लेड ए सिग्निफिकेंट इंक्रीज, इसने बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ाई स्किल्ड वर्कर्स की कंप्यूटर फील्ड्स में, ठीक है, उनकी जरूरत पड़ेगी, सही है, आंसर ए ही है। कॉन्सिक्वेंटली इसी सीरीज में इसका रिजल्ट क्या निकला, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स बड़े अडेप्ट करा उन्होंने करिकुला में अपने मीट करने के लिए नई नीड्स को, क्योंकि अगर आज का जमाना कंप्यूटर फील्ड का है, एआई का जमाना है, तो स्कूल्स में भी एआई को आपको करिकुलम में इंक्लूड करना पड़ेगा, अपने पाठ्यक्रम में आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप जो है लेग बिहाइंड हो जाएंगे, पीछे पिछड़ जाएंगे, आप पीछे रह जाएंगे, ठीक है, ओके। कॉम्प्रिहेंशन की बात करते हैं, 21 से 25 तक आपके क्वेश्चंस होंगे, उनके बारे में भी बातचीत हम करने वाले होंगे। भाई आपका पैसेज है ना, बहुत बड़ा पैसेज है, बहुत बड़ा पैसेज है, स्पीड से चलने की कोशिश रहेगी, समझाने की बात रहेगी, एक थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, समय के बारे में बात होगी पैसेज के, ठीक है, कुछ बातें समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना, पैसेज को अलग से हम बना के डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हमें प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। रॉ मटेरियल में है ना, इस पीडीएफ को रख लेता हूँ मैं, पीडीएफ आपके सामने वहाँ पे डाल के पीडीएफ डिलीट कर देता हूँ मैं, टेलीग्राम पे छोड़ देता हूँ, और फिर जो रॉ फाइल होती है ना हमारी, जिसमें मैं इसको एडिट कर सकता हूँ, तो उसको मैं रख लेता हूँ पेन ड्राइव में अपने पास। तो मतलब मेहनत बहुत ज़्यादा जा रही है भाई, आप लोगों के सपोर्ट और शेयर की ज़रूरत है। चलो अब स्पीड से हम पैसेज करते हैं। In an era defined by relentless technology acceleration, the concept of time has undergone a profound transformation. पूरा पैराग्राफ करके समझने की कोशिश करते हैं। What was once a natural rhythm guided by the alternation of day and night has become an economic commodity subject measurement and monetization. चलो इतना ही कर लेते हैं। लगातार हम ऐसे युग में जी रहे हैं, हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जिसमें लगातार तकनीक का विकास हो रहा है और समय की डिमांड ऐसी रही है, समय की मांग अवधारणा ऐसी रही है जिसने हमारे जीवन को बहुत ज़्यादा क्या कर दिया है, चेंज बहुत ज़्यादा हम लोगों ने देख लिए हैं, ठीक है। और ये जो चेंज है दिन रात इस स्पीड से बढ़ रहे हैं कि एक नेचुरल वे से आप ये बोल सकते हो कि इस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशंस होती जा रही हैं, इस तरीके से चेंजेस जो है होते जा रहे हैं, और जो ये चेंज है ये जो है प्राकृतिक जो है सिस्टम के रूप में हम हमारे सामने बढ़ के आ गए हैं, और ये एक ऐसी जो है चीज़ बन गए हैं, ये हमारे लिए चेंजेस ऐसे बन गए हैं जो हमारे लिए इकोनॉमिक कमोडिटी का मतलब है कि हमारे लिए एक आर्थिक वस्तु बन गए हैं ये, और
क्या हो गई हैं, सब्जेक्ट मेजरमेंट एंड मोनेटाइजेशन। मोनेटाइजेशन पैसे से रिलेटेड। अब मैं आपको ये बोल दूं चैनल आपका 3D लर्निंग या आपका जो स्किल IQ एजुकेशन या आपका फेसबुक पेज मोनेटाइज हो गया, इसका मतलब क्या है, एड्स आएंगे, आपको एड्स दिखेंगे उसके ऊपर जब आप वीडियोस ओपन करते हो, तो इसका मतलब क्या है, उस एड्स के जो भी आपका चैनल ओनर है उसको उसके पैसे मिलते हैं। ठीक है, ओके। और फिलहाल अपना जो स्किल IQ एजुकेशन है ना, वही मोनेटाइज्ड है और कहीं से कोई भी अर्निंग नहीं है, उसमें जीरो के बराबर ही समझ सकते हो आप अर्निंग का मामला। ठीक है, ओके। वापस आते हैं पैसेज पे। द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मार्क्ड द फर्स्ट डिसाइसिव शिफ्ट सिंक्रोनाइजिंग ह्यूमन एक्टिविटी विद ticking of the clock. Factory whistles replaced the crow of pre-season rooster. The productive क्या है, punctuality became a moral virtue in the digital age. This commodification has intensified. Every moment was tracked, categorized and optimized. An invisible currency traded in the global marketplace of attention. कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे हमें कहने का मतलब ये बताने की कोशिश कर रहा है राइटर कि जो औद्योगिक क्रांति हुई, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ, उसने है ना क्या कर दिया था, हमारे वो जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था, जो औद्योगिक क्रांति थी, उसने पहली ऐसी जो है चेंज थी, वो पहला ऐसा बदलाव था जिसने क्या कर दिया था, आदमी की जो एक्टिविटीज थी उनको है ना घड़ियों की टिक टिक के जैसा जो है क्या कर दिया था, हमें चेंज कर दिया था। मतलब समय के हिसाब से चलना, समय के हिसाब से चलना बताया था हमें उसने। ठीक है, ओके है, ठीक है सर। आगे, जो फैक्ट्रियों की घंटियां होती हैं वो मुर्गे की बांग के तरीके से हमारे लिए हो गई हैं और समय पालना करना हमारे लिए एक क्या हो गया है, एक गुण सा बन गया हमारा। और आज का जो डिजिटल युग है, इसमें जो वस्तुकरण है और भी ज़्यादा तेज हो गया है। वस्तुकरण का मतलब क्या होता है, वस्तुकरण का मतलब ये है कोमोडिफिकेशन, मतलब ये एक ऐसी बात हो गई है, मतलब हम है ना जैसे क्या बोलते हैं उसको, ऐसे हो गए हैं हम लोग कि हम है ना मतलब ऐसे युग में जी रहे हैं। वस्तुकरण का मतलब ये हो जाएगा कि हम चीज़ों के जैसे अपने आप को क्या कर रहे हैं, बिहेव एक तरीके से कर रहे हैं, जैसे कि हम कोई वस्तु हो, कोई चीज़ हो। हर समय क्या हो रहा है, हर समय हर पल को ट्रैक कर लिया जाता है और उसको डिफाइन किया जाता है और उसको अनुकूलित किया जाता है, और एक अदृश्य मुद्रा की तरह है ना, जो विश्व के बाजार में खरीदी या बेची जाती है, उस तरीके से हम अपने आप को देखने की कोशिश कर रहे हैं। इनविजिबल करेंसी, अदृश्य मुद्रा, हम एक तरीके से बन गए हैं, जो ट्रेड की जाती है ग्लोबल मार्केट प्लेस में अटेंशन के जैसा। जिसका जितना अटेंशन होगा, जो जितना स्पीड से काम कर सकता है, जो कितने जल्दी उठ के अपने काम पे जा सकता है, इस तरीके की फला 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 चीजें जो है आज के समय पे आदमी हो गया है, खिलौना हो गया है एक तरीके से टाइम का आदमी। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट इज नो लॉन्गर अ सिंपल स्किल बट एन आइडियोलॉजिकल एक्सपेक्टेशन दैट गवर्न्स मॉडर्न लाइफ। आज के समय पे आधुनिक युग में अगर आप देखोगे तो टाइम मैनेजमेंट है ना, एक सिंपल स्किल नहीं रही, आज के टाइम पे सिद्धांतिक बात हो चुकी है। जिसको टाइम मैनेजमेंट नहीं आता उसको कुछ भी नहीं आता। The lexicon of efficiency has infiltrated both professional and personal spheres, equating speed with intelligence and busyness with value. Leisure खाली समय होता है, leisure फुर्सत के पल होते हैं, leisure once considered restorative is now subtly framed as unproductive or even wasteful. The pressure to constantly perform, respond and produce has eroded the capacity of stillness। यहीं तक देख लेते हैं क्या है जो टाइम मैनेजमेंट है, जो समय का प्रबंधन है। सही बात, समय का जो प्रबंधन है आज के टाइम की जरूरत बन चुका है। एक सामान्य जो है कौशल ये बिल्कुल भी नहीं रहा है, एक सिंपल स्किल बिल्कुल नहीं रहा है, ये एक आइडियोलॉजिकल जो है बात बन चुकी है, ये एक विचारधारा बन चुकी है। ठीक है, द लेक्सिकन ऑफ एफिशिएंसी has infiltrated both professional and personal spheres, equating speed with intelligence and busyness with value। जो आपके पास क्या बोलते हैं एफिशिएंसी को, दक्षता जो है ना, एक ऐसी लेक्सिकन शब्दावली दक्षता की जो शब्दावली है, इसने पेशेवर पर्सनल और व्यक्तिगत प्रोफेशनल एंड
जो आपका पर्सनल, वेरी गुड, प्रोफेशनल एंड पर्सनल जो हमारे स्पेस होते हैं, अलग अलग क्षेत्र हैं, उनके अंदर प्रवेश कर लिया एक तरीके से, उनके अंदर एंटर हो चुकी है चीज़। अब कुछ पर्सनल नहीं रहा, कुछ प्रोफेशनल नहीं रहा, इस तरीके की बात हमारे साथ अब हो चुकी है। और ये स्पीड जो है ना, इतनी स्पीड से ये चीज़ चल रही है भाई, आपकी बिजीनेस या फिर आपकी स्मार्टनेस अब जो है इसके हिसाब से ही आपकी मापी जाती है। जहां तक आप लेजोरनेस की बात करते हो, जहां तक आप बात करते हो फुर्सत के पलों की, जहां तक आप बात करते हो मनोरंजन की, उसने कभी भी पुनर्स्थापनात्मक माना जाता था उसको, कभी पहले समय में। अब धीरे धीरे वो खत्म होता ही जा रहा है, या फिर उसको ये माना जाता है कि आज अगर आप आराम करोगे, आज आप यंग हो, आज आप कमा सकते हो, आज आप यंग हो, आगे आने वाले समय के लिए कमाओ, नहीं तो आप बूढ़े हो जाओगे, उसके बाद क्या करोगे, इस तरीके के मोटिवेशनल स्पीकर्स आपको बातें बोलते हुए देखते हो। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं हम लोग। उसके बाद हमारा देखने को मिलता है हमारा ह्यूमैनिटीज ऑब्सेशन विद सेविंग टाइम पैराडॉक्सिकली एंश्योर्स दैट देयर इज नेवर enough of it. This mechanized relationship with the time breeds a deep psychological alienation. ठीक है, चलो देखते हैं क्या कहता है ये मैकेनाइजेशन जो है समय के साथ साथ गहरा मानसिक अलगाव पैदा करता जा रहा है। मतलब हम एक तरीके से क्या होते जा रहे हैं, हम एक तरीके से मशीन बनते जा रहे हैं, हम एक तरीके से क्या बनते जा रहे हैं, मशीन बनते जा रहे हैं हम एक तरीके से। ठीक है, और ये जो हमारा मशीन बनते जाना है, ये हमारे लिए एक अलगाव सा पैदा कर रहा है। एलाइनेशन क्या होता है, अलगाव। मतलब हम अलग थलग से होते जा रहे हैं। जो नेचुरली जो चीजें होनी चाहिए थी, भाई मैं बैठा बैठा थक गया भाई, जो चीजें होनी चाहिए थी वो चीजें उस लेवल पे हो नहीं रही हैं, और हम एक तरीके से अलग थलग होते जा रहे हैं। और ऐसी जो चीज़ें हैं हमारे साथ चल रही हैं जीवन में, वो तो आप में से बहुत सारे अगर स्टूडेंट्स जॉब करते होंगे तो भाई वो अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं कि कैसा मतलब आपको महसूस होता है। वैसे आप भी बता सकते हो अपने विचार। द मोर इंडिविजुअल्स अटेम्प्ट टू मास्टर टाइम, द मोर subservient they became its relentless quantification नहीं, quantification। कहने का मतलब क्या है, जितना लोग समय पर अधिकार पाने की कोशिश करते हैं, उतना ही वो हमेशा कॉन्टिन्यूसली निरंतर उस गणना के जो है चक्कर में फंसते जा रहे हैं। रेलेंटलेस क्वांटिफिकेशन, अगिनत जो गणना है, क्वांटिफिकेशन है, उसके चक्कर में फंसते जा रहे हैं। प्री इंडस्ट्रियल साइंटिस्ट परसीव्ड टाइम एज साइक्लिकल एंड कलेक्टिव, अट्यून्ड टू द ऑर्गेनिक पैटर्न ऑफ नेचर, द हार्वेस्ट, द टाइड, द मून, द टाइम फ्लोड विद लाइफ, नॉट अगेंस्ट इट। टुडे हाउएवर द डिजिटल क्लॉक abstracts time from lived experience, rendering it detached, fragmented and uniform from meaning. The day becomes a sequence of scheduled obligations rather than an unfolding of moments. बात क्या कही, बात इसने ये कही, हम थे कहाँ पे, अच्छा यहाँ पे थे, पेन लेके आता हूँ पहले, तो यहाँ पे थे प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटीज। साइंटिस्ट बोल दिया क्या मैंने, सोसाइटीज है, प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटीज। जो जब औद्योगिक क्रांति नहीं हुई थी उससे पहले का जो समाज था, उस समय को चक्रीय और सामूहिक मानते थे। चक्रक नहीं, चक्रीय और सामूहिक मानते थे हम लोग। जो प्रकृति के जैविक पैटर्न, जिसमें फसल हो गई, चांद हो गए, और भी बहुत सारी चीज़ें, ज्वार हो गया, उन सब चीज़ों से वो जुड़ा हुआ था हमारा। जैसे जैसे समय बीतता गया उसके विरुद्ध जो है हम, प्रकृति के विरुद्ध जो है हम होते गए। आज हम डिजिटलाइजेशन है, इस शब्द को इस्तेमाल कर लेता हूँ, ठीक है। डिजिटलाइजेशन है, समय का जो चक्र है, हम उसके जो है अनुभव ही हमारे ख़त्म कर दिए हैं, ठीक है। वो एक्सपीरियंसेस ही हमारे ख़त्म कर दिए हैं। आज के समय पे कैसी ज़िंदगी हम लोग जी रहे हैं वो हमें अभी जो है इस समय पे पता चल रहा है कि डिजिटल, जब से हम डिजिटल हो रहे हैं या हो चुके हैं, तो उस समय से हम जो है बहुत ज़्यादा अपने आप को क्या
होते देख रहे हैं, हम जो है अपने आप को परेशान करते हुए देख रहे हैं और बिल्कुल यूजलेस हम जो है एक तरीके से हो गए हैं। ठीक है, द डे, ओके, द डे, उस दिन की बात आप बोल सकते हो। द डे बिकम्स अ सीक्वेंस ऑफ शेड्यूल्ड ऑब्लिगेशंस। ठीक है, द डे बिकम्स अ सीक्वेंस ऑफ शेड्यूल्ड ऑब्लिगेशंस रेदर देन एन अनफोल्डिंग ऑफ मोमेंट्स। मतलब दिन अब जो है समय के खुलने की बजाय निर्धारित दायित्वों की श्रृंखला बनता जा रहा है। अनफोल्डेड ऑफ मोमेंट्स, जो राज खुले ही नहीं है, जो बात हुई ही नहीं है, मतलब ऐसी तैसी में जिंदगी जी रहा है आदमी। मतलब आज मैं सो गया हूँ, सुबह मुझे उठ के ये चीजें करनी है। अब क्या होता है, कई बार ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ऑब्लिगेशंस, दायित्व हमें इस प्रकार के मिल जाते हैं कई बार कि हम, भाई ये काम भी अब मुझे करना पड़ेगा, अब यार कैसे करूँ, यार कैसे करूँ, कैसे करूँ, ये वाली चीज़ें अब हमारे साथ जो है होती जा रही है। आगे क्या है, द एज ऑफ हाइपर कनेक्टिविटी हैज़ फर्दर डिस्टॉर्टेड टेम्परल परसेप्शन। कहने का मतलब क्या है, बहुत ज़्यादा जब हम जुड़ते जा रहे हैं, अत्यधिक जुड़ाव के युग ने समय की जो धारणा है ना उसको और ज़्यादा डिस्टोर्ट कर दिया है, तोड़ दिया है, समय की धारणा को तोड़ दिया है। इंस्टेंट फोस्टर्स इम्पेशंस, वंस कम्युनिकेशन डिलेड रिस्पॉन्सेज इवोक एंग्जाइटी। बिल्कुल सही बात लिखी हुई है। तुरंत तुरंत हमें चाहिए जो कुछ चाहिए, तुरंत संचार अधीरता को बढ़ावा देता है, और अगर उसमें देर कर दी तो आपके मन में क्या होती है, वो एंग्जाइटी को इवोक करता है, वो चिंता को बढ़ाता है कि मुझे इस बात का जवाब नहीं मिला, मैंने कुछ कम्युनिकेट किया था, मैंने कुछ पूछा था, मुझे कुछ ज़रूरत थी, मुझे रिस्पॉन्स चाहिए था, इंस्टेंट रिस्पॉन्स चाहिए। डिलेड अगर हो गया, रिस्पॉन्स अगर डिले हो गया, देरी उसमें कुछ होगी, तो भाई ऐसा लगता है कि भाई मेरी तो इज्जत ही नहीं है, मुझे तो ऐसा ही समझा जा रहा है। ऐसी बातें दिमाग में आती हैं। द कॉन्स्टेंट फ्लो ऑफ नोटिफिकेशंस क्रिएट्स एन इल्यूजन ऑफ परपेचुअली है ना, हाँ, अर्जेंसी, वेयर साइलेंस फील्स लाइक ए वॉइड दैट मस्ट बी फिल्ड। कहने का मतलब क्या है, लगातार अगर हमारे दिमाग में इंफॉर्मेशंस चल रही हैं, फ्लो ऑफ नोटिफिकेशंस, लगातार हमारे दिमाग में इंफॉर्मेशन, सूचनाएं अगर चल रही हैं, तो उस समय पे हमारे दिमाग में क्या होता है, एक भ्रम पैदा होता है, जहाँ पे हम अगर चुप रहते हैं तो खालीपन सा लगता है, जिसको हमें भरना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसका एक एग्जाम्पल क्या है, जैसे ही मोबाइल का नोटिफिकेशन में कुछ ट्रिंग हुई, एंग्जाइटी होती है कि देख लेता हूँ यार क्या है इसके अंदर, क्या आया है, मैसेज देख लेता हूँ क्या आया है या किसका आया है, क्या किस तरीके की चीज़ें हैं, उस चीज़ को भी नोटिफिकेशन आप बोल सकते हो। या एकदम से जब हम चीज़ों में फंस चुके हैं, या एक एम्प्लॉय हैं, या उस तरीके से हम देख सकते हैं, जोड़ के हर एज से हम इस चीज़ को जोड़ के देख सकते हैं। ठीक है, जो मैं कहना चाह रहा हूँ आप समझ चुके होंगे। दिस कल्चर ऑफ इमीडिएंसी अंडरमाइंस कॉन्टेम्पलेशन एंड डेप्थ। बहुत अच्छी बात लिखी हुई है, बहुत अच्छी बात लिखी हुई है। ये जो कल्चर है, एकदम से मुझे सारी चीज़ें चाहिए, ये जो कल्चर है, ये जो संस्कृति है, ये चिंतन और गहराई को क्या करती है, हमारे को कमज़ोर करती है, अंडरमाइन करती है, उसको क्षीण करती है, कमज़ोर करती है, उसको क्या करती है, कमज़ोर करती है। जैसे एआई है, हम सोचना समझना बंद कर चुके हैं, कुछ भी हम उससे ही पूछ लेते हैं। एज फिलोसफर ब्योंग चुल हान, इन फिलोसफर साहब के हिसाब से इन्होंने ऑब्जर्व किया था, ऑब्जर्व करते हैं ये, द कॉन्टेम्पलेटिव पोज, एक रुक के, जब हम कुछ समय पे रुक के जब हम काम करते हैं, इसके ऊपर मैंने एक बुक पढ़ी है, उसका नाम क्या है, मास्टर ऑफ इमोशंस। ये बुक पढ़ी है मैंने, इसमें एक लिखा हुआ था, मैंने इसके ऊपर शॉर्ट वीडियो भी क्रिएट किया था, आप शॉर्ट वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हो कि हमसे कोई गलती होगी, ठीक है, आजकल आपने देखा होगा, मैं जब भी गलती कर देता हूँ, मैं एक पॉज ले लेता हूँ, उसके बाद बोलता हूँ, ठीक है, खासकर प्रोनाउंसिएशन में या इस तरीके से, ठीक है। तो एक पॉज ले लो, आपसे गलती होगी, थोड़ा रुक जाओ, समय लो, वो गलती के हिसाब से समय लो, आप क्या गलती है, ठीक है, और फिर आप उस काम को नए सिरे से सोचो और फिर करने की कोशिश करो, डेफिनेटली वो प्रॉब्लम सॉल्व होएगी ही होएगी। एक कई बार हमसे गलती हो जाती है, तो हम एक पॉज ले लेंगे ना, ठीक है, एक पॉज ले लेंगे ना, तो उस समय को शुरुआत से सोचेंगे, फिर उस प्रॉब्लम के बारे में,
और फिर हम उसके बारे में सोचेंगे ना और उसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे, तो डेफिनेटली उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम लोगों को मिल जाएगा भाई। मैं ये पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ बोल रहा हूँ, दावे के साथ बोल रहा हूँ ये चीज़। एसेंशियल टू, ये पूरी लाइन समझाई दी, ये समझ के चलो फिर आप। विदाउट इट थॉट बिकम्स सैलो एंड रिलेशनशिप्स ट्रांसैक्शनल। अगर हम वो एक जो पोज लेते हैं ना, वो अगर हम पोज नहीं लेंगे, वो पोज अगर हम नहीं लेंगे ना, उस पोज के बिना हमारे विचार क्या हो जाएंगे, स्थायी हो जाएंगे, सतही। और हमारी जो सोचने समझने की शक्ति है और जो हमारे रिलेशनशिप्स हैं, हमारे जो संबंध हैं, वो ट्रांसैक्शनल हो जाएंगे। वो क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। बस ये हो जाएंगे कि हाँ ठीक है, बस मैंने ये निभाना था, मेरा ये रोल था, मैंने ये निभा दिया, अब आगे मैं नहीं आना चाहता इन इस प्रकार की चीज़ों में। ठीक है, लास्ट की 2-3 लाइनें बचती हैं, उनको और देख लो। टू रिक्लेम एजेंसी ओवर टाइम, ह्यूमैनिटी मस्ट reimagine not as a resource to be spent as a medium through which meaning, connection and reflection emerge। एक ही लाइन देख लो, थोड़ी सी बड़ी है। समय पर अधिकार वापस पाने के लिए मानवता को इसे खर्च करने के योग्य संसाधन नहीं, बल्कि एक माध्यम के रूप में दोबारा से कल्पना हमें करनी पड़ेगी, दोबारा से रीइमेजिन करना पड़ेगा, जिसके द्वारा हम मीनिंग निकाल सकते हैं, उसका संबंध बना सकते हैं और उसके बारे में चिंता कर सकते हैं कि हम चीज़ों को अब करें कैसे, हम कैसे कर सकते हैं चीज़ों को। ये लिखा हुआ है ना, री इमेजिन इट, ह्यूमैनिटी मस्ट री इमेजिन इट। मानवता को क्या करना चाहिए, दोबारा से उस चीज़ को सोचना चाहिए, कल्पना करनी, री इमेजिन करना चाहिए, उसको सोचना चाहिए उसके बारे में। टाइम, समय इन इट्स रिचेस्ट सेंस, समय जो है उसके समृद्ध अर्थ के रूप में अगर जाएंगे हम लोग, इज नॉट अ रेस अगेंस्ट द क्लॉक। हम घड़ी के खिलाफ एक रेस नहीं कर रहे, हम घड़ी के खिलाफ एक जो है दौड़ नहीं लगा रहे। एन आर्ट ऑफ प्रेजेंस, एन एक्ट ऑफ इनहेबिटेटिंग, हाँ जी, ईच मोमेंट फुल्ली। हम जो है घड़ी के खिलाफ एक रेस नहीं कर रहे, ठीक है, ठीक है, बल्कि हम उस उपस्थिति की कला के बारे में बात कर रहे हैं जो हर पल को पूरे तरीके से जीने का काम हमें सिखाती है। ठीक है, ओनली बाय लर्निंग ड्वेल, ओनली बाय लर्निंग ड्वेल रेदर देन टू हरी कैन वी रिकवर द लॉस्ट हार्मनी बिटवीन टाइम, टेक्नोलॉजी एंड द सेल्फ। ये बहुत अच्छी बात लिखी हुई है लास्ट में, जो लिखी हुई है ना 3 ये चीजें, कहाँ पे है पेन हमारा, ये रहा लास्ट में जो लिखा हुआ है ना, टाइम, टेक्नोलॉजी एंड द सेल्फ। समझो लास्ट लाइन को पहले, तो फिर देखते हैं। ओनली बाय लर्निंग टू ड्वेल, केवल जल्दी करने की बजाय हमें ठहरना सीखना पड़ेगा, हर समय पे, हर तकनीक के साथ, या हम अपने आप से रिलेटेड, या आत्म संरक्षण, क्या बोलते हैं उसको, इंट्रोस्पेक्शन होता है, आत्म निरीक्षण लिख देता हूं हिंदी में। आत्म निरीक्षण मतलब ये एक ऐसी बात होती है, इंट्रोस्पेक्शन बोलते हैं इसको, इंट्रोस्पेक्शन, ये मेरी स्पेलिंग मेरी गलत हो गई है, पिक्शन कुछ इस तरीके से लिखते हैं, गलत हो गया, उस पे नहीं जाता मैं। आत्म निरीक्षण मतलब क्या होता है, इंट्रोस्पेक्शन का मतलब आत्म निरीक्षण होता है, द सेल्फ लिखा हुआ उसको मैं इंट्रोस्पेक्शन कहता हूँ। ठीक है, तो क्या करूँगा मैं जब भी कोई प्रॉब्लम में फंस गया तो मुझे इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए, मुझे आत्म निरीक्षण करना चाहिए, और फिर जो मेरी समय हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, आत्म इंट्रोस्पेक्शन हो गया, उसके बीच में जो रिलेशनशिप्स हैं, उसके बीच में मुझे क्या करना है, उसके बीच में जो मेरी लॉस्ट हार्मनी है ना, जो खोया हुआ सामंजस्य ना, उसको रिकवर करना है। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, प्रॉब्लम रहेगी ही नहीं। ठीक है, ओके, ठीक है सर, पैसेज बहुत बढ़िया था, जानकारी भी बहुत बढ़िया इसमें मुझे लगी। क्वेश्चंस देखो, अब स्पीड से जाएंगे। अब 21वां, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्रेस द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज। The passage warns against the economic exploitation of natural resources. It examines the technological social changes have commodified time, altered human experience. It explores how pre-industrial societies failed to measure the time accurately. ये तो बात होनी ही नहीं चाहिए, तीसरी बात तो होनी नहीं चाहिए भाई। ठीक है, It
आर्ग्यूज दैट लेजर, ये भी बात काट दो। पैसेज वॉर्न करता है इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन के, ये सोशल चेंजेस के बारे में बात करता है जो कोमोडिफाइड है टाइम और ह्यूमन जो एक्सपीरियंस है उससे रिलेटेड। ऑप्शन नंबर बी। ये क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये गलत बात है भाई। बिल्कुल आप जो है समय पे आके ऐसी चीज़ें करोगे ना भाई कंप्यूटर जी, ये बिल्कुल भी अच्छी चीज़ें हैं नहीं, क्योंकि हमारा टाइम कंज्यूम हो रहा है इसमें। प्रोसेस जो है बहुत लंबा हो जाता है ये, और हमें एडिट करके डालने की आदत नहीं है। क्या करें भाई, कंप्यूटर जी भी क्या करेंगे भाई, ये गर्म हो जाते हैं। इंटेंस नोट 1 इज नोट ऑलरेडी रनिंग है, तो भाई फिर ऑलरेडी रनिंग है तो दिखाना कहाँ पे है रनिंग, हमें दिखा कहाँ पे रनिंग है भाई। हम इसको काट के डाल नहीं पाएंगे, फिर ये तो समस्या खड़ी हो जाएगी ना, ऐसे तो हम चीज़ें कर नहीं पाएंगे ना, बात भी तो गलत होती है ना ये ऐसे। आपको क्या पता दिख रहा हो, लेकिन मैं यहाँ पे सही तरीके से देख नहीं पा रहा ना, देखो इसने अब छोटा कर दिया। कैसी चीज़ें हो रही हैं ये हमारे साथ यार, टेक्नोलॉजी भी हम उस तरीके से यूज़ नहीं कर पा रहे, तो अब क्या करें भाई। करना तो देखो चीज़ें तो जैसी हैं वैसे ही यूज़ करनी पड़ेंगी हमें, ठीक है। चलो भाई साइज़ बढ़ा के लेके आते हैं वहीं पे जहाँ पे थे, ये रहा। चलो ठीक है, अब भी ठीक है, चलो मान लेते हैं हम बात। तो क्या है, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये परेशान कर रहा है तो हम थोड़ा सा जल्दी चल पड़ते हैं, पैसेज पे काफ़ी टाइम लग गया। व्हाट डज द ऑथर, आंसर बता के मैं आगे चल पड़ता हूँ भाई, ठीक है, क्योंकि प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ मैं यहाँ पे इसको सेट करने में। व्हाट डज द ऑथर मीन बाय द स्टेटमेंट ह्यूमैनिटी इज ऑब्सेशन विद सेविंग टाइम पैराडॉक्सिकली एंश्योर्स देयर इज नेवर इनफ ऑफ इट। इस लाइन का मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब मैं सीधा आपको आंसर पे लेके चला जाता हूँ, और आंसर इसका हमारा क्या कहता है, आंसर इसका हमारा ये कहता है कि भाई हमारी जो बातें थी वो जो है ये कहता है कि जो लोग हैं ना वो ट्राई करें और ऑप्टिमाइज करें किसको, टाइम को जो है एक तरीके से ऑप्टिमाइज अगर हम अच्छे तरीके से करेंगे तो बातें बिल्कुल हमारी ठीक हो सकती हैं, ठीक है, ओके है, ठीक है। आगे चलते हैं फिर, इसमें मुझे गड़बड़ भी लगी। क्या कहा इसने, व्हाट डज द ऑथर मीन द स्टेटमेंट ह्यूमैनिटी ऑब्सेशन विद सेविंग टाइम, ओके, paradoxically ensures there is never enough of it, saving times allows the people to optimize more, नहीं तो the people try to optimize time, हाँ ठीक है ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ही रहेगा, लेकिन ये भी साथ में ही रहेगा इसके, और ये ऑप्शन नंबर सी इधर आएगा। हाँ ये बात हुई ना, क्योंकि यहाँ पे कॉमा है, ये बात है। द मोर दे फील डिप्राइव्ड ऑफ, मतलब लोगों को वो चीज़ ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करनी है जिससे वो ये फील करते हैं कि हम उस चीज से वंचित रह रहे हैं, तो हमें वो थोड़ी सी सोच समझ के करनी पड़ेगी, ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन कहता है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज हाउ डिड प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटीज एक्सपीरियंस टाइम डिफरेंटली फ्रॉम मॉडर्न सोसाइटीज। रेवोल्यूशन, जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था उससे पहले और आज के समय में क्या डिफरेंस आपको जो है देखने को मिल रहा है, ये डिफरेंस है। दे परसीव्ड, उन्होंने परसीव्ड किया टाइम एज ए साइक्लिकल, वो चक्रीय है, हार्मोनियस है, विद नेचर, नेचर के साथ, रेदर देन मैकेनिकल एंड फ्रेगमेंटेड, जो टाइम आज के समय का है उसके अनुसार। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट डज द पैसेज इम्प्लाई अबाउट द इफेक्ट ऑफ हाइपर कनेक्टिविटी ऑन ह्यूमन बिहेवियर। ह्यूमन बिहेवियर के बारे में जो है, और या फिर हाइपर इफेक्ट जो है ना हाइपर कनेक्टिविटी का ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर क्या है, उसके बारे में इन्होंने क्या कहा, उसके बारे में इन्होंने कहा ये क्रिएट करते हैं इम्पेशंस एंड एंग्जाइटी, और कंसिस्ट करते हैं सेंस ऑफ अर्जेंसी को ज़्यादा। लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट कैप्चर्स द ऑथर्स प्रोपोज्ड रेमेडी फॉर मॉडर्न एलाइनेशन फॉर टाइम। अच्छा, कौन सी बात जो है जो हमारे लेखक साहब हैं वो प्रपोज करते हैं रेमेडी फॉर मॉडर्न एलाइनेशन फॉर टाइम, समय के बारे में, आज के समय के बारे में, आधुनिक युग के बारे में रेमेडी क्या हो सकती है, इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है।
इसका सॉल्यूशन हो सकता है री इमेजिन कर सकते हैं टाइम को एज ए स्पेस ऑफ प्रेजेंस, रिफ्लेक्शन और मीनिंग कर सकते हैं रेदर देन एज ए कॉमोडिटी। अगर इतना भी नहीं सोचो, इतना भी सोचो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओके, इस तरीके से आपका जो ये है कंप्लीट हो जाता है। इसको मैं यहीं पे ख़त्म कर देता हूँ। टेलीग्राम पे आप जाके पैसेज डाउनलोड, ये जो आपका क्या बोलते हैं PDF डाउनलोड कर सकते हो। एज इट इज़ ऐसा ही है, आपका यही कर रखा है हमने, क्योंकि ये जो यहाँ पे गलती है ये भी आपको ऐसे ही मिलेगी। लेकिन जैसे ही आपका नेक्स्ट जो आपकी 19 सितंबर की PDF सेट मिलेगी आपको, उसमें ये सेट मिल जाएगा फिर, ठीक है। जैसे ही आपको 19 सितंबर की PDF डालेंगे ना तीनों शिफ्टों की कंप्लीट करके, तो उसमें आपको ये सेट मिल जाएगा। भाई इतनी मेहनत है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, सारी चीज़ें आप कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इमीडिएटली मुझे इसको ऑफ करना होगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।